गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैचेस। लेक्चर नंबर 11 पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में आज का हमारा टॉपिक है जेएलपी। नाम सुना है आप सबने इसके बारे में? पहले सबने सुना होगा, राइट? तो जेएलपी के अभी जे को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है बेटा लाइफ पॉलिसी। अब आप लोगों को क्या ये चीज पता है, यहां पे दो तरीके की पॉलिसीज होती हैं। एक तो होती है हमारी जनरल इंश्योरेंस और एक होती है हमारी लाइफ इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस कौन सी हुई? जो आप लोग व्हीकल्स की करवा लेते हो, आप लोग हेल्थ की करवा लेते हो। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी डाउट वाली है कि सर हेल्थ की भी जनरल इंश्योरेंस होती है। बिल्कुल होती है जी। इसके अलावा आप गुड्स की करवा लेते हो। ठीक, मरीन इज अ ट्रेवलिंग इंश्योरेंस, वो भी होती है, वो व्हीकल्स के केस में होती है। लेकिन बेटा लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू लाइफ होती है और टाइम। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? इसका जो प्रीमियम है वो एक्सपायर कर जाता है। एक्सपायर का मतलब समझ रहे हो? तुमने साल का 8,000 रुपया भरा, अगर बीमार हो गए, अगर क्लेम लेने की जरूरत पड़ गई फिर तो ठीक है। अगर ऐसा ना हुआ तो ये पैसा बिल्कुल वेस्ट है। बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर तुमने साल का 8,000 भरा है तो वो कुछ टाइम के बाद आप लोगों की वैल्यू में ऐड हो जाएगा और बन जाएगा आपका एक एसेट। पार्टनर्स के केस में हम लोगों को लाइफ पॉलिसी लेनी पड़ती है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। इट इज नॉट मैंडेटरी, किसी भी तरह की यहां पे मैंडेट नहीं है, लेकिन हां इनको करवानी पड़ती। तो अब लाइफ पॉलिसी आ जाती है दो तरीके की। सबसे पहले तो इंडिविजुअल, दूसरी आपकी होती है जॉइंट। ये लाइफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को आईआरडीएआई एक्ट के तहत नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं। ठीक है जी। तो अब जब मैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या होगा? इंश्योरेंस कौन करवाएगा? फर्म करवाएगी। किसकी करवाएगी? सारे पार्टनर्स की करवाएगी। ठीक, लेकिन इन केस ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसी इस बार इंश्योरेंस कौन करवाएगा? पार्टनर करवाएंगे। कितने बच्चे बोल रहे हैं पार्टनर करवाएंगे? बोले बहुत है, अब हाथ नहीं खड़ा कर रहे। बेटा जी, अगर पार्टनर पॉलिसी करवाएंगे, वाई वुड इट बी रिकॉर्डेड इन फर्म बुक्स? फर्म उसे क्यों रिकॉर्ड करेगा? ठीक है जी। तो अब यही चीज यहां पे आप लोगों को समझनी है कि जब भी हम लोग लाइफ पॉलिसी का या लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट उठाएंगे, पॉलिसी हमेशा और हमेशा कौन करवाएगा? फर्म। अब फर्म ने अगर एक इंडिविजुअल पार्टनर की पॉलिसी करवा दी या दो पार्टनर्स की पॉलिसी करवा दी तो दैट विल बी इंडिविजुअल पॉलिसी। जब आप ऑल पार्टनर्स की पॉलिसी करवाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इज इट फाइन? सबको समझ में आई है? इसके लिए मैं आपको नोट्स भी स्टडी करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी समझते जाइए। तो अब हमें यहां पे समझना है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएल। अब इसे ट्रीट करने के क्या क्या तरीके हैं? देखो भैया, सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट तो यही है कि हर साल प्रीमियम पे हो रहा है, राइट? अब इस प्रीमियम को तुम क्या मान सकते हो? या तो एक्सपेंस मान सकते हो
या मान सकते हो एसेट, यही चीज हो सकती है। ठीक, क्या मैं अगर बोल रहा हूं कि लाइफ पॉलिसी के केस में मैं इसे एसेट बनाना चाहता हूं, क्या यह चीज सही रहेगी? आप लोगों के अकॉर्डिंग रह सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह चीज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर रही। इसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी है। पहले आप पहली चीज समझिए। व्हेन प्रीमियम ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, अगर प्रीमियम को हम एक्सपेंस मान लेते हैं बेटा, तो इसका सारा का सारा काम बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे आप एक नॉर्मल खर्चे के लिए करते हैं। आप जेएलपी प्रीमियम हर साल पे करते जाएंगे, ठीक, और एंट्री क्या पास होती जाएगी, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्या रूल लग गया यहां पे, एक्सपेंस हो गया और एसेट कम। और दूसरी एंट्री, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू जेएलपी प्रीमियम। ये चीज आप सबको पता, यही है यहां पे कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। एक्सपेंस यहां पे खत्म। लेकिन जब मैं दूसरे मेथड में आता हूं, जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको छोटी सी स्टोरी भी बताऊंगा, वो क्या चीज है, व्हेन जेएलपी अपीयर्स इन द बुक्स। ये लाइन अभी कंप्लीट नहीं। बेटा क्या होता है कि हम लोग ना कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जिसके तहत हम लोग जिस चीज की जितनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड आप इसको बोल सकते हैं, कि जितनी आज मार्केट वैल्यू है आप सिर्फ उसी पे रिकॉर्ड करेंगे, या जितनी आपकी आज की परचेज कॉस्ट है आप उसी पे रिकॉर्ड करेंगे। यही चीज है हमारी। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप लोगों ने सपोज कीजिए इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर पॉलिसी मांगी, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ना टाइम पीरियड देती है। वो टाइम पीरियड कैसा होता है जरा समझिए। उन्होंने बोला कि देखो भाई, आज तुम मुझे से 5,000 रुपया पर एनम प्रीमियम दे रहे हो, ठीक है, ये पॉलिसी है 15 साल की, 15 ईयर्स की, 15 ईयर्स की। तो 5,000 रुपया पर एनम के अकॉर्डिंग, ठीक, ये तुम्हारा 15 साल बाद कितना बन जाएगा, 75,000। अब कंपनी ये चीज बोलेगी, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ये पैसा लेके ना कहीं इन्वेस्ट कर देती। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए टाइम कमिटमेंट। अगर तुम 15 साल से पहले पैसा मांग लेते हो, क्या वो लायबल है तुम्हें पूरा पैसा देने के लिए? बिल्कुल नहीं भैया। वादा सिर्फ उन्होंने नहीं, वादा तुमने भी तोड़ा है। तुमने बोला था मैं 15 साल तक किस्तें भरता रहूंगा, ठीक, लेकिन सर अगर ये 15 साल से पहले ये पार्टनर मर गया, डेड, तब क्या इंश्योरेंस कंपनी लायबल है पैसा देने के लिए? बिल्कुल है जी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अपने टाइप में यह चीज बोली थी कि भैया अगर तुम मर गए, ठीक है जी, डेथ या टाइम खत्म हो गया पॉलिसी का या तुम्हारा, ठीक, सिर्फ मैं तभी तुम्हें पूरा पैसा दूंगा, टाइम। और हमने यहां पे मांगा क्या था, टाइम कम। तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने साथ ही में उन्होंने बोला, लेकिन सर क्या कभी भी ऐसा नहीं होगा, 15 साल इज बिग, मतलब बहुत लॉन्ग पीरियड है वो, तो क्या ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर मैं स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ करना चाहूं या कुछ सालों के बाद पैसे विड्रॉ करना चाहूं, आप मुझे पैसे नहीं दोगे? तो उन्होंने बोला हाँ है, एक प्रोविजन है, तो वो आपको एक शेड्यूल दे देंगे। इस शेड्यूल में क्या लिखा होगा, इस शेड्यूल में लिखा होगा सरेंडर वैल्यू। क्या लिखा होगा बेटा, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? सरेंडर वैल्यू उस वैल्यू को कहा जाता है कि अगर आप लोगों ने अपनी पॉलिसी समय से पहले सरेंडर कर दी तो आप लोगों को कितने पैसे मिलेंगे। ये बहुत कम होती है, ठीक, ये ना बराबरी होती, ठीक। तो यहां पे उन्होंने एक पूरा शेड्यूल आपको बना के दे दिया, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3,
ईयर 4 एंड 2। उन्होंने बोला पहले साल के एंड में मांगा तो कुछ नहीं दूंगा, अगले साल के एंड में मांगो 3,000 दे दूंगा, फिर 5,000 दे दूंगा, फिर 7,000 दे दूंगा, ऐसे कर। ठीक है जी। तो अब अगर मैं ईयर 4 पे, जहां से हमने कहानी शुरू करी थी कि जेएलपी अपीयर इन द बुक्स है, तो अगर मैं इसको फुल वैल्यू पे शो कर देता हूं तो बेटा क्या वो सही होगा? कि अगर मैं इसको 75,000 या 1 लाख रुपए पे शो कर देता हूं, क्या वो सही होगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इट इज अनअर्न्ड इन नेचर। हां, लेकिन अगर आज मैं अपनी पॉलिसी को सरेंडर करने चला जाऊं ईयर नंबर 4 के एंड में, क्या मुझे 7,000 मिल जाएगा? मिल सकता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे बेटा, when JLP appears in the books, ब्रैकेट में at surrender value। यहां तक कि फटाफट से रफ नोटिंग कर लो। बिल्कुल, क्योंकि ना आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में यह चीज लिखी होती है कि अगर आप कभी भी मर गए तो आपको पैसे मिल जाएंगे। हाँ जी, नोटेड। हाँ जी, अगर जेएलपी ऑलरेडी बुक्स में अपीयर कर रही है एट सरेंडर वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? वी विल ट्रीट इट एज अ नॉर्मल एसेट। अब अगर नॉर्मल एसेट की बात हो रही है यहां पे, ठीक है, तो नॉर्मल एसेट में क्या चीज होती है कि नॉर्मल एसेट हर साल परचेज होता रहता है? कुछ नहीं है बेटा, जो भी आपकी अमाउंट आ रही है, ठीक है, उसमें से जो हिस्सा आपको एसेट में डालना चाहिए वो एसेट में डाल के बाकी का सारा आप लोग एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे समझिए, अब ये आपका जीएलपी अकाउंट है। अब पहले साल सपोज करो तुमने प्रीमियम पे किया कितना, देखो हर साल जब भी तुम प्रीमियम पे करोगे तुम एंट्री यही पास करोगे, जेएलपी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। हम लोग प्रीमियम मान लेते हैं 3,000।
दिस इज ईयर 1। तो अब क्या होगा, यहां पे भी वही एंट्री आ जाएगी टू बैंक, कितना 3000। अब बेटा आपका यहां पे जो बैलेंस कैरी डाउन होगा ना, ये हमेशा सरेंडर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। किसे रिप्रेजेंट करेगा, सरेंडर वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा अपनी किताबों में शो क्या करनी है, सरेंडर वैल्यू शो करनी है। उसका कारण मैं अभी आप लोगों को स्पष्ट कर चुका हूं कि क्योंकि हमारी उस दिन की पॉलिसी की जो मार्केट की वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी अ सरेंडर वैल्यू, तो हमारा कैरी डाउन हमेशा सरेंडर वैल्यू होगा। ओके जी। अब बेटा अगर ईयर 1 के एंड में हमारी सरेंडर वैल्यू निल है, तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन भी कितना होना चाहिए, निल होना चाहिए। ठीक, अब जो फिगर बच गई वो कहां चली जाएगी, हमारे पी एंड एल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि सर ये 3000 रुपए एक्सपायर हो चुका है। अगर आज इसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है तो दैट मींस ये वैल्यू एक्सपायर्ड है, मर चुकी है, और जो मर चुकी है वो कहां जाएगी, पी एंड एल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट क्या था, कब्रिस्तान था। अब आ जाते हैं ईयर 2 पे। फिर से आपने प्रीमियम पे किया, कितना सेम रखते हैं, जेएलपी टू बैंक 3000। लेकिन सर इस बार मेरे पास सरेंडर वैल्यू थी, सरेंडर वैल्यू कितनी थी, मैं बोल देता हूं 2000 रुपए। ठीक है जी, आते हैं उस पर भी, रुके। तो अब यहां पे क्या हो गया, फिर से टू बैंक 3000, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा 2000, तो बाकी का कहां चला जाएगा। अब मुझे बताओगे जरा कि टेक्निकली ये एंट्री रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि सर 3000 में से 2000 रुपया जो है आज उसकी कुछ वैल्यू है आपके पास, ठीक है, जो बच गया वो सारे का सारा आपका एक्सपायर्ड। अब मैं अगले साल में आ जाता हूं ईयर 3 में। फिर से मैंने प्रीमियम पे कर दिया 3000, सरेंडर वैल्यू कितनी रखूं, 3500 कर देते हैं, ठीक है। टू बैंक अकाउंट 3000, ठीक है जी। अब यहां पे क्या हो गया, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3500, ठीक लिखा है अकाउंट। सर इसको आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। अब पी एंड एल अकाउंट में कितना जाएगा 1500। ये फिगर बेटा हमेशा आप लोगों ने बैलेंसिंग फिगर निकालनी, ओके जी, हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। जब आपको लेजर अकाउंट ने इतनी बड़ी सहूलत दे रखी है कि बैलेंसिंग फिगर निकालो, तो क्यों छोड़ना उसको, कि नहीं। ठीक है जी, ये चीज। अच्छा, अगर कहीं बीच में एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह के केस में, वैसे उस टॉपिक पे भी हम लोग अभी आएंगे, अगर उन केसेस में कभी भी आप लोगों को लगता है कि नहीं अब एसेट की वैल्यू चेंज करनी चाहिए, तो हम लोग किस मेथड के थ्रू एसेट की वैल्यू चेंज करेंगे, बोला अभी कोई, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, वो बिल्कुल सिंपल आपकी एसेट रहेगी और उसे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ रीवैल्यू कर देना है। तो अगर जेएलपी की वैल्यू आपको बढ़ानी है, कम कभी भी नहीं होगी, बढ़ानी है, तो एंट्री विल बी जेएलपी टू रीवैल्यूएशन। ठीक, ये नोट कर लिया, कर लो। सॉरी क्या बोल रहे हैं आप, बेटा हमेशा कैरी डाउन ही कैरी फॉरवर्ड होंगे। कहां पे, बेटा ये ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर है। चलिए, हो जाता है सिनोनिम्स। चलिए, अब मेरा तीसरा मेथड जी, करो जी करो, नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा, जो लास्ट ईयर में हमने किया,
देखिए बेटा क्या किया है हम लोगों ने, ये आपका ब्रॉट डाउन है 2000 का, पिछले साल से आया, ठीक। इस साल का आपने प्रीमियम पे किया 3000 का। कैरिड डाउन हमेशा आपकी सरेंडर वैल्यू रहेगी। अब हमें कंपनी वालों ने बता रखा है ईयर 3 के एंड में आपकी सरेंडर वैल्यू 3500 रुपए है, ठीक। तो यहां पे जितनी भी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर रह गई आपकी, वो सारी की सारी किस में चली जाएगी, P&L। डन। चलिए अब तीसरा मेथड, ये किसके मेथड है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी। तीसरा मेथड है जी जेएलपी रिजर्व मेथड। इस मेथड में बेटा कुछ भी खास नहीं है और कुछ अलग भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना होता है, आप जेएलपी अकाउंट के साथ साथ एक रिजर्व क्रिएट करके रख लेते हैं, ताकि आप लोगों को एक नेट फिगर बार बार सामने दिखती रहे। अब इस चीज को यहां पे एक्सप्लेन करने के बजाय मैं आप लोगों को क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। अब हमारे सामने जब भी जेएलपी का केस आएगा तो हमारे सामने क्या केसेस आ सकते हैं सर, एक तो जेएलपी ट्रीटमेंट, इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, राइट, और चेंज इन पीएस। दूसरा हमारा केस क्या रह सकता है, इन केस ऑफ डेथ। यह सबसे मजेदार केस होता है, मतलब मजेदार इन द सेंस कि इसमें समझाने को बहुत कुछ है, ठीक है। मतलब जेएलपी का मेन रोल ही यहां पे आता है। क्यों, क्योंकि जेएलपी सिर्फ और सिर्फ दो केसेस में मैच्योर होती है। कब, टाइम पूरा हो जाए पॉलिसी का, टाइम पूरा हो जाए, ठीक है जी। अब सबके नाम पे अगर पॉलिसी है, एक भी पूरा हो गया तो पॉलिसी मैच्योर्ड, ठीक है। अगर इंडिविजुअल पॉलिसी है तो सिर्फ अगर वो मरा, ठीक है, तो वो वाली पॉलिसी मैच्योर, और बाकी पॉलिसीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यूएशन भी अभी हम लोग एक दो क्वेश्चंस में करेंगे। आप लोग जरा बुक्स रेफर कर लीजिए, अपनी बुक्स में आप लोग रिटायरमेंट खोल लीजिए, रिटायरमेंट में पेज नंबर 114 खोल लीजिए या 15 जो भी है। हाँ जी बेटा, सबसे पहले तो ये इसको फटाफट से रीड कर लो। देखो सर ने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिया, किताबों में भी वही चीज लिखी हुई थी, ठीक है जी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है, द पार्टनरशिप फर्म में डिसाइड टू टेक द जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ऑन द लाइव्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यहां पे ध्यान देने वाला पॉइंट है बेटा ऑल। अगर तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी, अगर आपने सिर्फ ए की पॉलिसी ले ली तो वो कौन सी पॉलिसी हुई, इंडिविजुअल। ए और बी की ले ली, ए बी और सी की ले ली, शाबाश सीख गए तुम तो। चलो, द फर्म पेज द प्रीमियम एंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज पेबल टू द फर्म ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर। देखो बेटा ये भी वही चीज बोल रहे हैं,
पार्टनर का टाइम पूरा हो गया या पॉलिसी मैच्योर होगी। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि पॉलिसी की मैच्योरिटी पे ही पैसे मिलते हैं, केस एक ही है, लेकिन मैच्योर कब कब होगी, सिर्फ 2 केसेस में, तीसरा केस नहीं है जहां पे पॉलिसी मैच्योर हो जाए। ओके जी। The objective of taking such a policy is to minimize the financial hardships to the event of payment of large sum of the legal representatives of a deceased partner or to the retiring पार्टनर। बेटा इस पॉलिसी को लेने का मेन रीजन क्या रहता है, यही चीज रहती है कि क्योंकि पार्टनर्स को बहुत ज्यादा अमाउंट्स आपको वापस करनी पड़ती है। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो लैक्स में और बहुत अच्छी फिगर चली जाती है, ठीक, 6 से कई बार बहुत बिजनेस ऐसे हैं जहां पे 7 फिगर भी चली जाती है, तो वहां पे वो चीज पहले ही प्रिपेयर करके रख लेते हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को यहां पे हमारे देश में कहीं ना कहीं एसेट भी माना जाता है। नॉट इन आवर कंट्री ओनली, जहां पे भी आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दिखेगी यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, वहां पे वो एसेट उसको ट्रीट करना चाहते हैं। इसी वजह से लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ ज्यादा भागते हैं, क्योंकि अगर ये पैसा आप लोगों ने वसूल नहीं किया, वसूली करने के तो देखो एक ही तरीका बचता है ना, भगवान ना करे वो चीज करनी पड़े, लेकिन अगर आप लोग उसको वसूल नहीं कर रहे हो तो इन दैट केस वो आपका पैसा कहीं जुड़ तो रहा है। इसी वजह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उसकी अपने फायदे, उसका प्रीमियम कंपैरेटिवली कम होता है। ओके जी, चलिए। तो अब बेटा मैंने आपको कितने मेथड बताए थे सर? 3 मेथड बताए थे। तो पहला मेथड क्या था? व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। फटाफट से रीड कर दो इसको, देखो कुछ फर्क तो नहीं है हमारी वाली बात और इसकी बात में। ठीक है जी, आगे बढ़ते जाओ। एक एंट्री मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं करी थी, वो थी इसकी मैच्योरिटी। देखो बेटा, अगर तुमने पहले एसेट रिकॉर्ड ही नहीं करी तो जब पैसा आएगा तुम क्या करोगे? देखो इस चीज का जरा मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझना क्या हुआ। ये दोनों एंट्रीज तो बहुत क्लियर है आप लोगों के लिए। इसकी तीसरी एंट्री क्या पड़ती होती है? कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, यही चीज हो रही थी, ठीक। अब कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि कैपिटल कम हो गई, यही चीज रिप्रेजेंट हो रही है। बेटा जी आप एक खर्चा ऐसा है जिसको पिछले 15 सालों से अपनी कैपिटल में रिड्यूस करते जा रहे हो, अब सडनली तुम्हें पता लग रहा है कि वो पैसा वापस आ रहा है, तो इतने सालों का जो कंपेंसेशन था, ठीक है, तुम्हारा स्ट्रगल था, उसका फायदा तुम्हें ही मिलना चाहिए, ठीक। तो हमने क्या किया? हमने बोला पैसा आ गया जी, हमने एंट्री डाल दी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। पहले फिलहाल एक बार टेम्पररी अकाउंट है, नहीं भी खोलोगे तब भी चल जाए। तो अब इस इंश्योरेंस कंपनी वाले खाते को कहां लेके जाएं सर? देखो जी, हम इंश्योरेंस कंपनी को बैलेंस शीट में तो खड़ा कर नहीं सकते, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालते, ठीक है। और वो भी ओल्ड रेशियो में। अगर नए पार्टनर के आने पे जेएलपी मैच्योर हो जाए ना, ठीक, बाय चांस अगर टाइम क्लैश कर जाए, ओल्ड रेशियो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ओल्ड रेशियो में कंपेंसेट करी गई होंगी, ठीक है, इसी का कारण है। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि मैच्योरिटी की एंट्री तुम्हें तभी समझ में आएगी अगर तुम्हें यह पता है पहले कॉन्सेप्ट क्या चला था। इसे फ्लैशबैक बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। तो मैच्योरिटी पे हमने क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर उसे ट्रीट ही एसेट किया गया है, अगर उसे ट्रीट ही एसेट किया गया है तो क्या करोगे? सिर्फ रिवैल्यूएशन होगी और तुम्हारा ऑलरेडी बुक्स में एक एसेट खड़ा होगा जिसे मैं जेएलपी बोलूंगा, उसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन चल रहा होगा। मैं बोलता हूं 1 लाख रुपया चल रहा था, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, बाय बैंक 1 लाख, जेएलपी नामक एसेट खत्म, ठीक, बैंक में पैसा आ गया। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेएलपी। अब बेटा सोचने वाली बात है कि सर यहां पे कहीं कैपिटल अकाउंट्स इंट्रोड्यूस हुए ही नहीं, आता नहीं मन में। अगर कुछ डिफरेंस हुआ तो वो तो चलो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ना हुआ तो मतलब कैपिटल अकाउंट्स कहीं आए ही नहीं।
इसका भी कारण है बेटा। सोचो ये ब्रॉड डाउन कैसे बना। देखिए जब हम एंट्री डालते थे ना, जेएलपी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ये प्रीमियम वाली एंट्री है, ध्यान से समझना इस चीज को, ये प्रीमियम वाली एंट्री है। तुम जब यहां पे एंट्री डालते थे ना 3,000 की, इस 3,000 में से कुछ हिस्सा मेरा कैरी डाउन में चला जाता था से 1,000, ठीक है, और बाकी का पी एंड एल अकाउंट में 2,000। ये कैरी डाउन क्या होता था, सरेंडर वैल्यू। और ये पी एंड एल अकाउंट वाली एंट्री तो मेरी चली जाती थी कैसे सर, पी एंड एल टू जेएलपी और उसके बाद कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस, यही चीज होती थी, ठीक। लेकिन सर अगर ये 1,000 रुपया मैं यहां सेव करके जेएलपी में ना छोड़ता तो ये कहां चला जाता, इसी एंट्री में चला जाता। ये बात सबको समझ में आ रही है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रही। देखो बेटा अगर ये कैरी डाउन, अगर ये एक एसेट ना बनता तो ये एक्सपेंस बनता, और अगर एक्सपेंस बनता तो कैपिटल में चला जाता। अब देखो यहां पे तुम्हारा संघर्ष चल रहा था, यहां पे संघर्ष क्या चल रहा था, तुम हर साल कैपिटल को अपनी कंपेंसेट कर रहे थे, तो जब पैसा वापस आया तुम्हारी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया गया। लेकिन अगर तुमने वो संघर्ष किया ही नहीं, तुमने वो कैपिटल पहले अपनी रिड्यूस करवाई ही नहीं, तो क्या तुम्हें फिर से कैपिटल तुम्हारी बढ़ाने की जरूरत है। तो इसी वजह से यहां पे हम लोग सीधा सीधा बैंक टू जेएलपी एंट्री पास कर दो, ठीक है। देखिए बेटा डेबिट के दो ही मेथड्स हो सकते हैं, आइदर इट विल बी एन एसेट और एन एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो कैपिटल आपकी कंपेंसेट हुई है, और अगर एक्सपेंस नहीं है तो दैट मींस कैपिटल कंपेंसेट नहीं हुई, वैसे बिजनेस को एसेट। जरा रीड करो फटाफट यहां पे ट्रीटेड एज एन एसेट में क्या लिखा हो। इन दिस केस द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन एक्सेस ऑफ द, हाँ जी बेटा बिल्कुल। देख बेटा ज्यादा जब हम लोग एसेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एसेट का मतलब क्या है कि आपने कुछ चीज डेबिट करी और आपने उसको एक्सपेंस ने ट्रीट किया। अगर एक्सपेंस ने ट्रीट किया मतलब लॉस नहीं हुआ, ठीक। अगर लॉस होगा तभी कैपिटल में जाएगा। हम पहले केस में क्या करते थे, हम हर साल ना उसे लॉस ट्रीट करते रहते थे, ठीक है, तो इसी वजह से हमारी कैपिटल जो है वो कॉम्पेंसेट हो रही थी। अब हमने उसे लॉस ही नहीं ट्रीट किया, हम उसे एसेट बनाते रहे। तो जब एसेट बनाते रहे, उस एसेट के अगेंस्ट जब पैसा आएगा, क्या मुझे कैपिटल अकाउंट को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। बैलेंस शीट में आपके लिए एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो बिल्डिंग जब आप बेचोगे तो आपको कैपिटल अकाउंट में तो कुछ डालने की जरूरत नहीं है ना, सीधा आप बैंक टू बिल्डिंग एंट्री कर दोगे, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा आप उसे एडजस्ट कर दोगे। यही केस हम लोगों ने यहां पे फॉलो करना होता है कि आपकी जेएलपी बुक्स में खड़ी हुई है, ठीक है, एसेट एज एन एसेट खड़ी हुई है, जब आपके पास पैसा आएगा द एंट्री विल बी बैंक टू जेएलपी, वहां पे आपको कैपिटल अकाउंट्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट की कोई डिफरेंस कि मतलब जेएलपी किताबों में कुछ कम वैल्यू पे खड़ी हुई है, आपके पास ज्यादा आ गई, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि आपके पास तो ईयर 14 मतलब ईयर 14 की आपके पास वैल्यू खड़ी होगी, अब ईयर 15 पे तो फुल वैल्यू आनी है, तो वो जो डिफरेंस होगा वो आप कैपिटल अकाउंट में डाल दो, वो हम लोग अकाउंट से समझे, ठीक है जी। केडी जगह नहीं, जब मैच्योरिटी पे बोल रहे हो आप, मैच्योरिटी पे नहीं होगा।
हाँ भाई पढ़ा। चलिए बाकी का हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।